जब भी कोई भारत के बारे में सोचता है तो जहन में ताजमहल आता है। दिल्ली की बात हो तो लाल किला। लेकिन क्या ये सिर्फ खूबसूरत इमारतें हैं? नहीं, ये एक ऐसे विशाल साम्राज्य की निशानियां हैं जिसने 300 साल से भी ज्यादा इस जमीन पर हुकूमत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगलों की। तो चलिए देखते हैं बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक उनके उदय और पतन की ये दास्तां। पर सबसे बड़ा सवाल, ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर मुगल भारत आए ही क्यों थे? और सोचिए, उस जमाने में राजपूतों और मराठों जैसी बड़ी बड़ी ताकतें थीं, उनके होते हुए इतने लंबे समय तक राज कैसे कर पाए? चलिए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। 300 साल से भी ज्यादा। जानते हैं ये कितना लंबा वक्त होता है? इतना लंबा कि इसने भारत का समझे पूरा नक्शा ही बदल दिया। यहाँ की कला, यहाँ का समाज, यहाँ का कल्चर, सब कुछ, इसकी छाप आज भी साफ दिखती है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से, नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसकी रगों में सोचिए 2 महान योद्धाओं का वंश था, एक तरफ तैमूर और दूसरी तरफ चंगेज खान। सिर्फ 12 साल का था जब उसे फरगाना का राजपाट मिला, लेकिन किस्मत देखिए, अपनों ने ही धोखा दिया और उसे अपनी ही जमीन छोड़नी पड़ी। काफी साल इधर उधर भटकने के बाद 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी मंजिल काबुल नहीं थी। उसकी नजर हिंदुस्तान पर थी, उस हिंदुस्तान पर जिसे सोने की चिड़िया कहते थे। क्यों? क्योंकि अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए उसे पैसा चाहिए था, बहुत सारा पैसा, और उस वक्त भारत से ज्यादा दौलत और कहीं नहीं थी। और फिर किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। उसे वो मौका मिल ही गया जिसका शायद वो इंतजार कर रहा था। हुआ ये कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से उसके अपने ही रिश्तेदार दौलत खान लोदी और अलाउद्दीन परेशान थे, तो उन्होंने लोदी को हटाने के लिए बाबर को भारत आने का न्योता भेज दिया। अब ये एक ऐसा ऑफर था जिसे बाबर मना कर ही नहीं सकता था। और बस इसी एक न्योते के साथ भारत की किस्मत लिखने वाली जंग की जमीन तैयार हो गई। साल था 1526, जगह पानीपत। मैदान में सोचिए क्या नजारा रहा होगा। एक तरफ इब्राहिम लोदी की लगभग 1 लाख की फौज, हाथी घोड़े सब तैयार, और दूसरी तरफ बाबर के सिर्फ 12,000 सिपाही। देखने में तो लोदी का पलड़ा भारी लग रहा था बिल्कुल, लेकिन बाबर के पास एक ऐसी चीज थी जो लोदी के पास नहीं थी। उसका तुरुप का इक्का, तोपें और बारूद। पर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, बाबर की रणनीति कमाल की थी। उसने क्या किया? सबसे पहले खाइयां खुदवा दी ताकि दुश्मन की बड़ी फौज एक साथ आगे ना आ सके। फिर उसने आम सी बैलगाड़ियों को चमड़े की बेल्ट से बांधकर एक दीवार जैसी बना दी और उसी दीवार के पीछे से सेफ तरीके से अपनी तोपों को लगा दिया। और ये रणनीति काम कर गई। जैसे ही बाबर की तोपों ने आग उगलनी शुरू की, उनकी आवाज इतनी तेज और अजीब थी कि लोदी के हाथी पागल हो गए। डर के मारे वो इधर उधर भागे और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। और बस यही था टर्निंग पॉइंट। लड़ाई का पूरा रुख ही पलट गया। तो पानीपत की जीत के साथ ही बाबर ने दिल्ली में मुगल सल्तनत की नींव रख दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं, उसके लिए चीजें आसान नहीं थीं। उसे तो देश छोड़कर भागना भी पड़ा। पर 15 साल बाद उसने हार नहीं मानी, दिल्ली की गद्दी वापस जीती और अपने बेटे अकबर के लिए रास्ता साफ कर दिया। अब आते हैं अकबर पर। सिर्फ 13 साल का था जब बादशाह बना, लेकिन उसकी सोच उसकी उम्र से कहीं बड़ी थी। उसने आते ही क्या किया? जजिया टैक्स, जो गैर मुसलमानों पर लगता था, उसे हटा दिया। वो समझ गया था कि अगर पूरे हिंदुस्तान पर राज करना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, खासकर राजस्थान के बहादुर राजपूतों को। और इसी सोच के साथ 1568 में उसने चित्तौड़ का वो किला भी जीत लिया जिसे जीतना नामुमकिन माना जाता था। अकबर की इन्हीं सैन्य जीतों और सबको साथ लेकर चलने वाली नीतियों का नतीजा ये हुआ कि उसके राज में मुगल साम्राज्य 25 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया। सोच सकते हैं, ये सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, ये एक बिखरे हुए इलाके को जोड़कर एक विशाल साम्राज्य बनाना था। अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर और फिर पोते शाहजहां का दौर आया। और ये दौर, इसे मुगलों का स्वर्ण युग कहते हैं। कला और वास्तुकला अपने चरम पर थी, लेकिन जब कोई चीज अपनी बुलंदी पर होती है तभी उसमें धीरे धीरे दरारें भी पड़नी शुरू हो जाती हैं। और शाहजहां, उसका नाम आते ही जहन में क्या आता है? बिल्कुल सही, ताजमहल। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाई गई ये इमारत प्यार की एक अनोखी निशानी है। लेकिन सिर्फ ताजमहल नहीं,
दिल्ली में यमुना किनारे उसने लाल किला भी बनवाया। यही वो जगह थी जो आगे चलकर कई मुगल बादशाहों का मुख्य घर बना। और ये सिलसिला चलता रहा। मोती मस्जिद जैसे और भी कई शानदार नमूने बनवाए गए, जिसने मुगल वास्तुकला को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। पर यह सिर्फ इमारतों की शानो शौकत की बात नहीं थी। शाहजहां के समय में भारत एक आर्थिक महाशक्ति था। शायद विश्वास न हो, पर उस वक्त पूरी दुनिया में जितना भी सामान बनता था, उसका 25% यानी 1/4 हिस्सा अकेले भारत में बन रहा था। चाहे वो कपड़े हों या मसाले, भारत का डंका बजता था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। तख्त पर बैठा शाहजहां का तीसरा बेटा औरंगजेब। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, लेकिन साथ ही बहुत कठोर भी। और उसके आते ही मुगल साम्राज्य की किस्मत बिल्कुल पलट गई। औरंगजेब ने तख्त के लिए अपने ही भाई दारा शिकोह को हराकर मरवा दिया और उसका कटा हुआ सिर अपने पिता शाहजहां को भेजा, जिसे उसने आगरा के किले में कैद कर रखा था। अकबर ने जो जजिया टैक्स हटाया था, उसने वापस लगा दिया। कई मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया। उसकी इन्हीं नीतियों की वजह से मराठों और राजपूतों ने लगातार विद्रोह किया, जिससे साम्राज्य अंदर से कमजोर होता चला गया। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और उसके बाद वो विशाल साम्राज्य, जिसे उसने हद से ज्यादा फैला दिया था, वो जैसे ताश के पत्तों का घर हो, धीरे धीरे बिखरने लगा। इसके बाद तो कमजोर बादशाहों का एक लंबा दौर चला। एक आया, दूसरा गया। कोई भी साम्राज्य को संभाल नहीं पा रहा था। और दूसरी तरफ एक नई ताकत उभर रही थी, अंग्रेज। वो धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा मजबूत कर रहे थे। और आखिर में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने उन्हें देश से निकालकर रंगून भेज दिया। वहीं 1862 में गुमनामी में उनकी मौत हो गई। और इसी के साथ उस 300 साल से भी पुराने साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो आज 300 साल बाद हम मुगलों को कैसे याद करते हैं? उनकी विरासत क्या है? क्या ये सिर्फ ताजमहल और लाल किला जैसी खूबसूरत इमारतें हैं, या फिर ये एक बहुत ही जटिल कहानी है जिसमें कला भी है, संस्कृति भी है, जीत भी है और बंटवारा भी? एक ऐसी कहानी जिसका असर आज भी हमारी जिंदगी पर दिखता है। इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।